हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेंज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलन मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के बाद पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है ना। हम जानते हैं कि पॉलन मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। पॉलन मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि किसके बाद बनते हैं? ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। इसलिए क्या है, पॉलन ग्रेन हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। पॉलन ग्रेन हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और कहां पाए जाते हैं? एंथर लॉक्यूल में पाए जाते हैं। और एंथर लॉक्यूल में पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और कहां पाए जाते हैं? एंथर लॉक्यूल में पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। यूनिसेलुलर, एक कोश की संरचना है ना। पॉलन ग्रेन कैसा है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है ना। परागकण कैसे होते हैं? एक कोश की संरचना होते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी में आप लिख सकते हैं, जो कि अपन क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में पॉलन ग्रेन का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें एक लाइन आप लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या कहलाती है? पैलिनोलॉजी कहलाती है। है ना। पैलिनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक्चुअल में अपन क्या पढ़ रहे हैं? पैलिनोलॉजी, है ना। पैलिनोलॉजी कह सकते हैं। चाहे आप कहिए स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, या पैलिनोलॉजी कहलाती है ना। तो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन क्या कहलाती है? पैलिनोलॉजी कहलाती है। तो पैलिनोलॉजी जो है वो क्या है कि एक एप्लॉइड साइंस है, उपयोगी विज्ञान है ना। पैलिनोलॉजी जो है वो क्या है? पैलिनोलॉजी एक उपयोगी विज्ञान है। उपयोगी विज्ञान यानी अप्लाइड, है ना। अप्लाइड साइंस है। पैलिनोलॉजी क्या है? एक उपयोगी विज्ञान है। ठीक है, इसका उपयोग ऑयल एक्सप्लोरेशन में किया जाता है ना। जो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम जो है डीजल पेट्रोल जिनसे बनते हैं, उन ऑयल्स के खोज में किया जाता है ना। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ऑयल एक्सप्लोरेशन में किया जाता है। ऑयल एक्सप्लोरेशन में किया जाता है। पैलिनोलॉजी एक उपयोगी विज्ञान है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? ऑयल एक्सप्लोरेशन में किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि यदि पैलिनोलॉजी का अध्ययन हनी से संबंधित है। यदि पैलिनोलॉजी का अध्ययन हनी से संबंधित है
तो इसे मेलिटोपैलिनोलॉजी कहते हैं। मेलिटोपैलिनोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे मेलिटोपैलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। कैसे पॉलन ग्रेन्स को पहचानते हैं? पॉलन ग्रेन की पहचान के लिए पॉलन ग्रेन्स की पहचान के लिए निम्न तीन बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। निम्न 3 पॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है। पॉलन ग्रेन्स की पहचान के लिए निम्न 3 पॉइंट्स या निम्न 3 बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 पहला है, फर्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ पॉलन ग्रेन। पहले अपन क्या अध्ययन करेंगे? शेप एंड साइज ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना। पॉलन ग्रेन्स की आकार और आकृति, है ना। पॉलन ग्रेन्स के आकार और आकृति। दूसरा पॉइंट अपन क्या ले लेंगे? दूसरा ले लेंगे एपर्चर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। है ना। पॉलन ग्रेन्स के छिद्र, पोर। एपर्चर का मतलब क्या है? पोर, ठीक है। तीसरा अध्ययन अपन करेंगे वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है। पॉलन ग्रेन्स की वॉल, भित्ति जो है ना। तो आपने पढ़ा है एक्साइन इन टाइम, तो वो अपन करेंगे। ये 3 चीजों से अपन किसी भी पॉलन ग्रेन्स को के आधार पर उस प्लांट का एक्चुअल में अध्ययन करेंगे, उस प्लांट को पहचानेंगे। पॉलन ग्रेन के अध्ययन से किसी प्लांट की हम पहचान करेंगे। तो पहला अपन पॉइंट क्या देखेंगे? शेप एंड साइज ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। नंबर 1 है शेप एंड साइज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। शेप एंड साइज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन के आकार और आकृति, ठीक है। सामान्यतया एक ही जाति के पौधों के पॉलन ग्रेन का शेप और साइज एक समान होता है ना। सामान्यतः एक ही स्पीशीज के प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स एक समान शेप एंड साइज के होते हैं। एक समान शेप एंड साइज के होते हैं। समानतः एक ही स्पीशीज के प्लांट के पॉलन ग्रेन एक समान शेप और साइज के होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन अत्यंत सूक्ष्म संरचना है। पॉलन ग्रेन एक अत्यंत सूक्ष्म संरचना है जिसका व्यास 0.002 से 0.125 mm तक हो सकता है, ठीक है। 0.022 से 0.125 मिलीमाइक्रोन यानी mm तक हो सकता है। जो पॉलन ग्रेन है वो राउंडेड हो सकते हैं, ओवेट हो सकते हैं या एलिप्टिकल हो सकते हैं, है ना। पॉलन ग्रेन ओवेट अथवा कैसे हो सकते हैं? अथवा ऑब्लेट अथवा कैसे हो सकते हैं? ओवेट अथवा ऑब्लेट अथवा एलिप्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। एलिप्टिकल हो सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स ओवेट, ऑब्लेट अथवा एलिप्टिकल हो सकते हैं। लेकिन परंतु टेट्राड से पृथक होने के तुरंत बाद
टेट्राड से पृथक होने के तुरंत बाद टेट्राड से पृथक होने के तुरंत बाद आज यह कैसे होते हैं? पिरामिडेट होते हैं। पिरामिड के आकार के है ना, पिरामिडेट होते हैं। ठीक है। पॉलन ग्रेन्स कैसे हो सकते हैं बेटा? पॉलन ग्रेन्स ओवेट हो सकते हैं, ऑब्लेट हो सकते हैं, एलिप्टिकल हो सकते हैं। किंतु जो टेट्राड बनता है उससे जब वो पृथक होकर पॉलन ग्रेन बनाते हैं तो उस समय पर है ना, उसके पृथक होने के तुरंत बाद ये कैसे हो सकते हैं? पिरामिडेट होते हैं। ये कैसे होते हैं? पिरामिडेट होते हैं। ठीक है ना। मतलब क्या है कि ये पॉलन मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुआ। ये क्या है? ये है पॉलन मदर सेल है। ठीक है। ये कैसी है? 2x है। इसमें क्या हुआ है बेटा? मियोसिस हुई है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये कैसा होता है? ये हो जाता है टेट्राड बन जाता है। ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन का या माइक्रोस्पोर, इसको क्या कहते हो? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हो आप, है ना। माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है। ये कैसा हो गया? हैप्लॉइड हो गया अर्धसूत्री विभाजन के बाद। अब जब ये टेट्राड से पृथक होगा तो कैसे होता है? ये होता है पिरामिडेट, है ना। ये कैसे होता है बेटा? ये होता है पिरामिडेट। इस तरह का होगा, है ना। ये कैसे होगा? ये पिरामिडेट होता है ना। पिरामिड के आकार का होता है ये ऐसे। तो ये इस तरह का है, एक पीछे साइड होगा। ठीक है ना। तो ये कैसी संरचना है? यदि आप इसको देखें डिटेल में, अपन बड़ी इसको उसमें देखें तो ये कैसा है? इस तरह का संरचना एक ठो होगा तुरंत बाद। यदि टेट्राड बना और टेट्राड से तुरंत ये क्या होगा? पृथक होगा। और पृथक होने के बाद ये कैसा होगा? पिरामिड जैसा दिखेगा। ठीक है। अब इस पिरामिडेट स्ट्रक्चर में जो ऊपर का ये पिरामिडेट टिप है, इसको ये पोल इसको कहते हैं। जो ऊपर का पिरामिडेट है स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल पोल। इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रॉक्सिमल पोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल पोल। ठीक है। और प्रॉक्सिमल पोल के विपरीत साइड का पोल है, या जो इसके विपरीत का हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्टल पोल। इसको क्या कहते हैं बेटा? डिस्टल पोल। ठीक है। दूरस्थ ध्रुव, नियरेस्ट ध्रुव और दूरस्थ ध्रुव, प्रॉक्सिमल पोल और डिस्टल पोल। ठीक है ना। और यदि इन दोनों के बीच की एक्सिस जो होती है, इन दोनों के बीच की जो एक्सिस होती है, इसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं पोलर एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? पोलर एक्सिस, है ना। ये क्या कहलाती है बेटा? ये कहलाती है पोलर एक्सिस। पिरामिडेट टिप जो है वो क्या होती है? प्रॉक्सिमल पोल कहलाती है। उसके अपोजिट जो पोल है उसको डिस्टल पोल कहते हैं। और प्रॉक्सिमल पोल और डिस्टल पोल पे खींची गई जो सीधे एक्सिस है जो लाइन है, उसे पोलर एक्सिस कहते हैं। और यदि ये जो पोलर एक्सिस है उसके राइट एंगल पर ऐसे एक एक्सिस खींची जाए, लाइन खींची जाए, तो इसे क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना। तो ये पॉलन ग्रेन जो अभी अभी पृथक हुआ है उसमें क्या है? दो पोल हैं। एक है प्रॉक्सिमल पोल और उसके विपरीत का पोल क्या है? डिस्टल पोल है। दोनों पोल को मिलाने वाली जो एक्सिस है उसको पोलर एक्सिस कहते हैं। और पोलर एक्सिस के राइट एंगल पर क्या है? इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाती है। ठीक है ना। तो इस पिरामिडेट रचना में दो पोल होते हैं। दो पोल होते हैं, है ना। दो पोल होते हैं। इस पिरामिडेट संरचना में दो पोल होते हैं। एक क्या होता है? प्रॉक्सिमल पोल। एक है प्रॉक्सिमल पोल और इसके विपरीत क्या होता है? डिस्टल पोल। इसके विपरीत डिस्टल पोल होता है। ठीक है। इसके विपरीत डिस्टल पोल होता है। दोनों पोल की एक्सिस को पोलर एक्सिस कहते हैं। इन दोनों पोल के बीच की एक्सिस, इन दोनों पोल्स के बीच की एक्सिस जो होती है, इन दोनों पोल्स के बीच की एक्सिस क्या कहलाती है? पोलर एक्सिस
कहलाती है। इस पोलर एक्सिस के राइट एंगल की एक्सिस जो होती है, समकोण पे जो एक्सिस होती है, उसे क्या कहते हो? इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं। इस पोलर एक्सिस के राइट एंगल पर इस पोलर एक्सिस के राइट एंगल पर स्थित एक्सिस है ना, स्थित एक्सिस को, राइट एंगल पर स्थित एक्सिस को क्या कहते हैं? को इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं। इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया तो ये क्या हो गया है? ये हो गया है पॉलन ग्रेन, इस तरह का। ठीक है, स्टार्टिंग में ये पॉलन ग्रेन है। ठीक, इसमें प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक, अब ये पॉलन ग्रेन जो है जल्दी ही क्या हो जाएगा? या तो राउंडेड हो जाएगा, या ओवल अंडाकार हो जाएगा, या एलिप्टिकल आकार का, जो भी किसी प्लांट की स्पीसीज में होता है उस तरह का ये हो जाएगा। ठीक है ना? एक और इंपॉर्टेंट है कि किसी पॉलन ग्रेन का शेप इन दोनों एक्सिस को मेजर करके ज्ञात किया जा सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी पॉलन ग्रेन की साइज को इन दोनों एक्सिस को मेजर करके ज्ञात किया जा सकता है। इन दोनों एक्सिस को मेजर करके ज्ञात किया जा सकता है कि वो उसकी साइज क्या है। जो अपन ने ये साइज लिखी है वो साइज कैसे अपन मेजर कर सकते हैं? पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस को मेजर करके अपन इसकी क्या कर सकते हैं? साइज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पहला हो गया शेप एंड साइज ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अपने को दूसरा पढ़ना है क्या? एपर्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है एपर्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के छिद्र या एपर्चर। ठीक है, तो एपर्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में क्या है कि पॉलन ग्रेन्स की सतह में एक या एक से अधिक एपर्चर पाए जा सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स की सतह में का मतलब क्या है? एक्साइन से, बाह्य वाल पे। अभी अपन को पढ़ना है, थोड़ा सा यहां जाने है ना, एक्साइन में। ठीक है, एक्साइन में, सतह में या एक्साइन में क्या होते हैं कि एक या एक से अधिक एपर्चर पाए जा सकते हैं, है ना, पाए जा सकते हैं। एक या एक से अधिक एपर्चर पाए जा सकते हैं। एपर्चर को कई बार स्लिट भी कहते हैं। स्लिट है ना, दरार या खांच। ठीक है, तो एपर्चर को स्लिट भी कहते हैं। ठीक है, स्लिट भी कहते हैं। एपर्चर को क्या कहते हैं? स्लिट भी कहते हैं, या दरार जिसको कहते हैं वो भी कहते हैं। ठीक है, एपर्चर क्या होते हैं? सामान्यतः एक्साइन में पाए जाते हैं। एपर्चर सामान्यतः एक्साइन में पाए जाते हैं, है ना, पाए जाते हैं। सामान्यतः एपर्चर या छिद्र जो है वो किस में पाए जाते हैं? एक्साइन में पाए जाते हैं। इस कारण से एक्साइन जो होती है, एक्साइन कैसी होती है? डिसकंटिन्यूअस होती है। डिसकंटिन्यूअस होती है। असतत, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है बेटा? असतत होती है। एक्साइन कैसी होती है? असतत होती है ना। अभी अपन पढ़ेंगे कि जो पॉलन ग्रेन है उसकी वाल कैसी होती है? दो लेयर की बनी होती है। एक्साइन बाहरी लेयर है और आंतरिक लेयर क्या है? अंदर की लेयर है इंटाइन। ठीक है, तो अभी अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एपर्चर होने के कारण जो एक्साइन है वो कैसी होती है? डिसकंटिन्यूअस होती है या असतत होती है। ठीक है, एपर्चर जो है वो कई आकार के हो सकते हैं,
है ना, कई आकार के हो सकते हैं। एपर्चर की संख्या, शेप और पोजीशन अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकती है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख लें कि एपर्चर की शेप नंबर एंड पोजीशन शेप नंबर एंड पोजीशन अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकती है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकती है ना। ठीक है। एपर्चर की शेप नंबर एंड पोजीशन अलग अलग स्पीसीज में कैसी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक स्पीसीज के सभी सदस्यों में एक जैसी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि परंतु एक स्पीसीज के सभी प्लांट्स में क्या हो जाती है, ये शेप नंबर और साइज एक जैसी होती है। सभी प्लांट्स में एक जैसी होती है। ठीक है। एक जैसी का मतलब क्या है, शेप नंबर और पोजीशन कैसी होती है, एक जैसी होती है। एक स्पीसीज के सभी प्लांट में एक जैसी होती है, लेकिन अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एपर्चर के शेप के आधार पर पॉलन ग्रेन निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एपर्चर के शेप के आधार पर, शेप यानी आकार के आधार पर एपर्चर के शेप के आधार पर पॉलन ग्रेन्स निम्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। नंबर एक है, पहला कैसा, पहला है कॉलपेट, COLPATE। पहला शेप क्या है, कॉलपेट किसको कहते हैं कि जब एपर्चर लेंस के आकार का हो, जब कैसा हो, जब एपर्चर यानी छिद्र जो है, जिसको आप जर्मपोर कहते हो, है ना, छिद्र को आप क्या कहते हो, जर्मपोर कहते हो। ठीक है। तो जब एपर्चर को आप एक बार लिख लें, क्या, जर्मपोर भी लिख लें, जर्मपोर। एपर्चर को क्या लिख सकते हो, जर्मपोर, है ना। जब एपर्चर कैसा हो, लेंस के आकार का हो, जब एपर्चर लेंस के आकार का हो, जब एपर्चर लेंस के आकार का हो, तो ऐसे एपर्चर को कल्पस एपर्चर कहते हैं। कल्पस, COLPUS, कल्पस। ठीक है। तो ऐसे एपर्चर को क्या कहते हैं, कल्पस एपर्चर कहते हैं। कल्पस एपर्चर कहते हैं। ऐसे एपर्चर को क्या कहते हैं, कल्पस एपर्चर कहते हैं। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया कल्पस एपर्चर। मतलब जब एपर्चर कैसा हो, लेंस के आकार का हो, और ऐसे पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं, कॉलपेट कहते हैं। ठीक है। कॉलपेट पॉलन ग्रेन कहते हैं। कैसा पॉलन ग्रेन है ये, जिसमें कि एपर्चर कैसा है, लेंस के आकार का है, तो उसे कहते हैं कॉलपेट। कैसे होगा ये जो है, ये मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है। और इसमें पोर कैसा है, इसमें पोर इस तरह का लेंस के आकार का है, तो इस पोर को कहते हैं कल्पस, इसको कहते हैं कल्पस। और इस पूरे पॉलन ग्रेन को अपन क्या कहते हैं, इस पूरे पॉलन ग्रेन को कहते हैं कॉलपेट, है ना, कॉलपेट। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कॉलपेट। ठीक है। एक दूसरा क्या है, दूसरा है पोरेट। दूसरा प्रकार क्या है, पोरेट, PORATE, पोरेट किसको कहते हैं, जब एपर्चर गोलाकार हो, राउंडेड हो, है ना। जब एपर्चर गोलाकार हो, गोलाकार मतलब क्या, राउंडेड, है ना, राउंडेड, गोलाकार हो, तो इसे क्या कहते हैं, पोर कहते हैं। तो इसे पोर कहते हैं। पोर यानी छिद्र। ठीक है। इसे पोर कहते हैं। तो ऐसे पॉलन ग्रेन
ग्रेन को, ऐसे पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? पोरेट कहते हैं। पोरेट है ना, पोरेट, पोरेट पॉलन ग्रेन कहते हैं, पोरेट कहते। अपर्चर कैसा हो बेटा? गोलाकार हो तो इसे पोर कहते हैं, और ऐसे पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? पोरेट कहते हैं। ठीक है, तो यहां क्या है, ये देखिए एक दूसरा जो है ये, और इसमें कैसा होगा? छिद्र जो होगा वो कैसा है? गोलाकार है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पोर, ये कहलाता है पोर, और ऐसे पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? पोरेट। ऐसे पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? पोरेट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक थर्ड है, तीसरा क्या है? कॉलपोरेट। कॉलपोरेट, ठीक है, तीसरा एक होगा कॉलपोरेट। कॉलपोरेट क्या है कि जब एग्जाइन मोटी होती है, जब एग्जाइन मोटी होती है तो उसके ऊपर तो लेंस के जैसा रहता है, और नीचे की ओर क्या रहता है? गोलाकार छिद्र रहता है। ठीक है ना। पोर जो है, एक ही पोर की कैसी साइज होती है कि वो ऊपर की ओर लेंस की आकार का होगा, और नीचे कैसे होगा? पोर जैसा होगा, मतलब दोनों प्रकार का है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉलपोरेट, है ना। तो इसमें क्या है कि जब एग्जाइन कैसी होती है? मोटी होती है, थिक होती है। जब एग्जाइन थिक होती है तो एपर्चर का ऊपरी हिस्सा है ना, ऊपरी कल्पस होता है, कल्पस होता है। ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? कल्पस होता है। ठीक है, जब एग्जाइन मोटी होती है या थिक होती है तो एपर्चर का ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? कल्पस होता है, और उसी एपर्चर का निचला हिस्सा कैसा होता है? पोर होता है ना। और उसी एपर्चर का निचला हिस्सा क्या होता है? पोर होता है। उसी एपर्चर का निचला हिस्सा क्या होता है? पोर होता है। तो इसे कॉलपोरेट कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाइन यदि मोटी है तो एपर्चर का ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? कल्पस होता है, और निचला जो है, उसी एपर्चर का निचला हिस्सा कैसा होता है? पोर होता है। तो उसे क्या कहते हैं? कॉलपोरेट कहते हैं। इसका आप डायग्राम कैसे बना लेंगे? ये जो है, ये क्या है? ये है पॉलन ग्रेन, और इसमें जो है ये ऊपरी हिस्सा है वो कैसा है? लेंस की आकार का है। ऊपरी हिस्सा कैसा है? कल्पस है, लेंस के आकार का है। और इसके अंदर का जो हिस्सा है, जिसको मैं इसके अंदर ही यहां बना देता हूं, वो कैसा है? पोर है। मतलब ये कैसा है? ये है पोर, और ये क्या है? कल्पस है, कल्पस। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? कॉलपोरेट, कॉलपोरेट। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन कैसा हो गया बेटा? कॉलपोरेट। ठीक है ना। तो ये तीसरा प्रकार हो गया। इसी तरह से एक चौथा है, फोर्थ, मैं यहां पे लिख देता हूं यहीं पे। फोर्थ एक है पोरोरेट। पोरोरेट, ये पोरेट था, है ना। और ये वाला क्या है जिसे मैं बता रहा हूं? पोरोरेट, है ना। इसको कहेंगे पोरोरेट। ठीक है, पोरोरेट क्या है? पोरोरेट कहते हैं कि जब एग्जाइन थिक होती है तो एपर्चर का ऊपरी हिस्सा क्या हो? बड़ा पोर हो। ठीक है, और निचला हिस्सा जो है वो छोटा पोर हो, मतलब चोंगी जैसा। आप चोंगी समझते हैं ना, तो चोंगी जैसा, कीप जैसा हो। ऊपर ज्यादा चौड़ी और नीचे क्या होता है? उसका पतला पोर होता है। ठीक है, तो उस तरह से होता है। तो इसमें क्या अपन लिखेंगे? जब एग्जाइन थिक होती है, जब एग्जाइन क्या होती है बेटा? जब एग्जाइन थिक होती है तो वो एपर्चर का ऊपरी हिस्सा क्या होता है? बड़ा पोर होता है, या चौड़ा पोर जिसको आप कह सकते हो। बड़ा पोर होता है, जबकि निचला हिस्सा, जबकि उसी एपर्चर का निचला हिस्सा क्या होता है? संकरा या छोटा पोर होता है। संकरा या इसी को क्या कहते हैं बेटा? छोटा पोर होता है, छोटा पोर होता है। तो इसे पोरोरेट कहते हैं, पोरोरेट कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? पोरोरेट कहते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, ये क्या है?
यहां एक बड़ा पोर है और इसके अंदर एक छोटा मैं बना दिया, मतलब अंदर की ओर छोटा छोटा पोर है, अंदर की ओर छोटा पोर है और बाहर क्या है, बड़ा पोर है ना, उसी अपर्चर में। तो उसे क्या कहते हैं, पोरोरीड कहते हैं। ये दोनों पोर ही है ना, ये क्या है, ये भी पोर है और ये भी पोर है, ठीक। तो ये दोनों पोर हैं और इसको क्या कहते हैं, इस तरह के पॉलन ग्रेन को अपन क्या कहते हैं, इस तरह के पॉलन ग्रेन को पोरोरीड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट लास्ट है स्पाइरो एपर्चुरेट। नेक्स्ट नंबर है 5th, मैं लिख देता हूं यहां पे स्पाइरो एपर्चुरेट, है ना, एपर्चुरेट कहते हैं कि जब एपर्चर कैसा हो, स्पाइरल शेप्ड हो, है ना। इसमें क्या लिखेंगे कि जब एपर्चर कैसा हो, स्पाइरल हो। जब एपर्चर स्पाइरल हो तो इसे स्पाइरो एपर्चुरेट कहते हैं। तो इसे स्पाइरो एपर्चुरेट कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, स्पाइरो एपर्चुरेट कहते हैं, है ना। तो क्या है इसमें, ये पॉलन ग्रेन है और इसमें एपर्चर कैसा है, ये इस तरह से है ना, ये पीछे का हिस्सा है इसलिए इसे अपन डॉट डॉट दिखा देते हैं, ठीक है। ये सामने का हिस्सा है तो इसे अपन कंटिन्यू दिखाते हैं, है ना। तो ये क्या है, स्पाइरल शेप में है इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्पाइरो एपर्चुरेट, है ना, स्पाइरो एपर्चुरेट। ये पॉलन ग्रेन कैसा है, स्पाइरो एपर्चुरेट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि 5 प्रकार के आप एपर्चर के आधार पर पॉलन ग्रेन जान गए, है ना। 5 प्रकार के पॉलन ग्रेन एपर्चर के आधार पर होते हैं। एपर्चर के आधार पर पॉलन ग्रेन कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एपर्चर हो गया, ठीक। तो अब अपने को तीसरा क्या देखना बेटा, तीसरा देखना है नंबर ऑफ एपर्चर, है ना। तीसरा क्या देखना है, नंबर ऑफ एपर्चर, ठीक है। तो तीसरा अपने को देखना है नंबर ऑफ एपर्चर, ठीक है। पॉलन ग्रेन में एपर्चर 1 या 1 से अधिक हो सकते हैं, है ना। पॉलन ग्रेन्स में एपर्चर को अपन ने क्या कहा है, जर्मपोर, है ना, जर्मपोर भी इसको कहते हैं, ठीक है। एपर्चर की संख्या अथवा एक से अधिक हो सकती है, एक अथवा एक से अधिक हो सकती है ना, हो सकती है, एक अथवा एक से अधिक हो सकती है। पॉलन ग्रेन में एपर्चर की संख्या 1 अथवा 1 से अधिक हो सकती है, ठीक है। तो 1 अथवा 1 से अधिक हो सकती है, किसमें 1 होती है, मोनोकाट प्लांट्स में। मोनोकाट जो प्लांट्स होते हैं, जैसे मोनोकाट प्लांट्स में कितनी होती है, मोनोकाट प्लांट्स में एक किसमें 1 होती है और किसमें 1 से अधिक होती है। तो मोनोकाट प्लांट्स के पॉलन ग्रेन में जर्मपोर या एपर्चर की संख्या सामान्यतः 1 होती है। सामान्यतः क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। मोनोकाट प्लांट के पॉलन ग्रेन में एपर्चर की संख्या नॉर्मली कैसे होती है, 1 होती है, जबकि डाइकाट प्लांट में एपर्चर की संख्या 3 होती है। मतलब डाइकाट में 3 जर्मपोर होते हैं और मोनोकाट में 1 जर्मपोर होता है ना। तो जबकि यही इसी में लिख लेते हैं अपन, जबकि डाइकाट प्लांट्स में एपर्चर की संख्या जबकि डाइकाट प्लांट्स में एपर्चर की संख्या कितनी होती है, सामान्यतः कितनी होती है, 3 होती है, 3 होती है। सामान्यतः कितनी होती है, 3 होती है। जबकि क्या है, डाइकाट प्लांट्स में एपर्चर की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपर्चर के पॉलन ग्रेन की सतह पर वितरण के आधार पर एपर्चर के
एपर्चर के पॉलन ग्रेन्स की सतह पर वितरण के आधार पर एपर्चर के पॉलन ग्रेन की सतह पर वितरण के आधार पर पॉलन ग्रेन दो प्रकार के होते हैं। पॉलन ग्रेन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एपर्चर के पॉलन ग्रेन की सतह पर वितरण के आधार पर पॉलन ग्रेन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है, पहला क्या है? पहला है जोनोकार्पेट अथवा जोनोपोरेट। जोनोकार्पेट अथवा जोनोपोरेट। पहला क्या है? जोनोकार्पेट अथवा जोनोपोरेट। मतलब कि जब एपर्चर पॉलन ग्रेन के किसी एक क्षेत्र में व्यवस्थित हो, है ना। जब एपर्चर पॉलन ग्रेन्स के किसी एक क्षेत्र में, जब एपर्चर पॉलन ग्रेन्स के किसी एक क्षेत्र में व्यवस्थित हो, एक क्षेत्र में व्यवस्थित हो, ऐसे पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं? जोनोकार्पेट। तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं? जोनोकार्पेट अथवा जोनोपोरेट कहते हैं, अथवा जोनोपोरेट कहते हैं, ठीक है। जब एपर्चर पॉलन ग्रेन के किसी एक क्षेत्र में व्यवस्थित हो तो ऐसे पॉलन ग्रेन को जोनोकार्पेट अथवा जोनोपोरेट कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है पानकार्पेट अथवा पानपोरेट। दूसरा क्या है? पानकार्पेट अथवा पानपोरेट। पानकार्पेट अथवा पानपोरेट, ठीक है। दूसरा क्या है? पानकार्पेट अथवा पानपोरेट। जब एपर्चर पॉलन ग्रेन्स के पूरे सतह में जब एपर्चर पॉलन ग्रेन्स के पूरे सतह में एक बराबर वितरित हो, एक बराबर मतलब समान रूप से, है ना। एक बराबर या समान रूप से, एक बराबर आप लिख करके मैं लिख देता हूं, समान रूप से वितरित हो, तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें पानकार्पेट अथवा पानपोरेट कहते हैं। पानपोरेट कहते हैं, ठीक है। पानकार्पेट अथवा पानपोरेट कहते हैं, ठीक है। जब एपर्चर पॉलन ग्रेन के पूरी सतह में एक बराबर समान रूप से वितरित हो तो इसे पानकार्पेट अथवा पानपोरेट कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से एपर्चर के पॉलन ग्रेन में वितरण के आधार पर दो प्रकार के पॉलन ग्रेन हैं, जोनोकार्पेट या जोनोपोरेट जब एक ही क्षेत्र में व्यवस्थित हो, और पानकार्पेट या पानपोरेट जब एपर्चर पूरे पॉलन ग्रेन में एक समान रूप से वितरित हो, तो इसे पानकार्पेट अथवा पानपोरेट कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है वॉल लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स या वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना। अपन क्या पढ़े हैं? वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स की वॉल, भित्ति, ठीक है। सामान्यतया क्या होता है? अपन जानते हैं कि पॉलन ग्रेन की वॉल दो लेयर्स की बनी होती है। पॉलन ग्रेन्स की वॉल दो लेयर्स की बनी होती है, दो लेयर्स की बनी होती है। पॉलन ग्रेन्स की वॉल कितने? दो लेयर्स की बनी होती है, ठीक है। नंबर 1 है, पहला क्या है? पहला है एक्साइन। फर्स्ट है एक्साइन, ठीक है। पहला है एक्साइन और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है इंटाइन। दो लेयर की बनी है, पहला जो है एक्साइन है और दूसरा है इंटाइन। एक्साइन जो है ये क्या है? आउटर लेयर है। एक्साइन क्या है? आउटर लेयर है। ये क्या है बेटा? आउटर लेयर। ये आउटर लेयर है और ये कैसी है? ये है इनर लेयर। ये इनर लेयर है। एक्साइन आउटर लेयर है और इंटाइन क्या है? इनर लेयर है,
ठीक है। एक्साइन जो है ये आगे चल करके दो लेयर में भिन्नित है, दो लेयर में आगे चलकर ये दो लेयर में भिन्नित है। बाहर की ओर जो लेयर है उसे कहते हैं एक्ट एक्साइन, है ना, और अंदर वाली जो लेयर है वो कहते हैं इंड एक्साइन, है ना, इंड एक्साइन, एक्ट एक्साइन और इंड एक्साइन। ठीक है। एक्साइन जो है वो दो लेयर में डिफरेंशिएटेड है, एक्ट एक्साइन और इनर जो है वो इंड एक्साइन। ठीक है। अब जो एक्ट एक्साइन है इसको कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक टर्म है वो है सेक्साइन, सेक्साइन। ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं सेक्साइन, और इंड एक्साइन को कहते हैं नेक्साइन, नेक्साइन। ठीक है। सेक्साइन और नेक्साइन दो टर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेक्साइन किसकी लेयर है? एक्साइन की आउटर लेयर है। ठीक है। नेक्साइन क्या है? एक्साइन की इनर लेयर है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेयर, है ना। इसके बाद जो एक्ट एक्साइन है ये आगे चल करके ये तीन में डिफरेंशिएट हो जाती है, तीन लेयर्स में ये डिफरेंशिएट हो जाती है। कौन कौन सी है? बाहर की जो लेयर है इसको कहते हैं टेक्टम, है ना, इसको क्या कहते हैं? टेक्टम। ठीक है। टेक्टम कहते हैं इसको, TECTUM, टेक्टम। दूसरी जो है इसको कहते हैं बैकुलम, ये क्या कहलाती है बेटा? बैकुलम, ये दूसरी कहलाती है बैकुलम। और तीसरी जो होती है इसको कहते हैं फूट लेयर, ये क्या कहलाती है बेटा? ये कहलाती है फूट लेयर। ठीक है। ये फूट लेयर होती है। ठीक है। अब जो इंड एक्साइन है, इंड एक्साइन को प्राइम एक्साइन कहते हैं। इंड एक्साइन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राइम एक्साइन। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं प्राइम एक्साइन। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के जो एक्साइन है वो वास्तव में चार लेयर की बनी होती है। कई बार क्या होता है कि जो एक्साइन है उसको तीन ही बताते हैं, टेक्टम, बैकुलम और फूट लेयर। तो जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स हैं, जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स हैं उनमें ये चार लेयर होती हैं, लेकिन जो यंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनमें तीन ही लेयर, टेक्टम, बैकुलम और फूट लेयर ही मिलती हैं। तो ज्यादातर बुक्स में तीन लेयर ही मिलती हैं, टेक्टम, बैकुलम और फूट लेयर। और जो नेक्साइन है उसको क्या कहते हैं? प्राइम एक्साइन कहते हैं। ये एक्चुअल में एक्साइन की चौथी लेयर है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये एक्साइन जो है ये आउटर लेयर है, और ये काहे की बनी होती है? ये सेलुलोज, एक्साइन जो है ये काहे की बनी होती है बेटा? ये बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज, सेलुलोज प्लस स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। ठीक है। स्पोरो काहे की बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, सेलुलोज प्लस स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। एक्साइन किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लस स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है ना। एक्साइन और एक्साइन, एक्ट एक्साइन और इंड एक्साइन में एक्ट एक्साइन को सेक्साइन कहते हैं, इंड एक्साइन को नेक्साइन कहते हैं। ठीक है। जो एक्ट एक्साइन है, जो आउटर लेयर है, वो तीन में डिफरेंशिएटेड है, टेक्टम, बैकुलम और फूट लेयर में। इंड एक्साइन जो है वो किसमें है? प्राइम एक्साइन में डिफरेंशिएटेड है। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि एक्साइन जो है, इसी में आप यहां पे लिख लेंगे, एक्साइन जो है वो कैसी है? डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि उसमें क्या पाए जा रहे हैं? जर्म पोर या एपर्चर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट एक क्या लिख लेंगे? एक्साइन क्या होती है? डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस होती है ना, डिसकंटिन्यूअस होती है। एक्साइन कैसी होती है? डिसकंटिन्यूअस होती है। और एक्साइन डिसकंटिन्यूअस होती है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? जर्म पोर, इसमें जर्म पोर अथवा एपर्चर, है ना, एपर्चर पाए जाते हैं, एपर्चर पाए जाते हैं। एक्साइन डिसकंटिन्यूअस होती है क्योंकि इसमें जर्म पोर या एपर्चर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है? ये एक्साइन है। ठीक। अब इसमें देखिए कि यदि आप इसको डायग्राम में आप देखना चाहें तो इसमें क्या होगा कि ये है इंटाइन। ठीक है। मैं थोड़ा मोटा बना देता हूं इसको, ये है क्या? इंटाइन। ठीक। और ये जो इंटाइन है इसके बाहर क्या है? एक्साइन है। एक्साइन की ये चार लेयर है। चार लेयर में सबसे पहले कौन सी है? प्राइम एक्साइन है,
तो ये प्राइमेक्साइन है। ये ठीक है, ये है प्राइमेक्साइन। कई बार क्या होता है कि जो प्राइमेक्साइन है वो प्राइमेक्साइन, ये प्राइमेक्साइन जो है ये क्या होती है कि इसको लोग क्या मानते हैं कि ये इंटाइन की बाहरी लेयर है। कई बार प्राइमेक्साइन को या नेक्साइन जिसको कहते हैं, वो नेक्साइन जो है वो क्या है, इंटाइन की बाहरी लेयर कुछ लोग मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये बाहरी लेयर क्यों नहीं कहलाती, क्योंकि ये डिसकंटीन्यूअस होती है। हम लोग पढ़ते हैं कि जो एक्साइन है वो कैसी लेयर है बेटा, एक्साइन जो है वो कैसी लेयर है, वो है डिसकंटीन्यूअस। इसलिए इसे अपन नहीं मानते कि ये इंटाइन की आउटर लेयर है। ये क्या हो गई, प्राइमेक्साइन है। ठीक, तो ये प्राइमेक्साइन हो गई। अब इसके बाद ये क्या है, फूट लेयर है। तो ये जो है ये फूट लेयर है, क्योंकि एक्साइन की लेयर है इसलिए डिसकंटीन्यूअस है। तो ये फूट लेयर है। मैं इसको एक दूसरे कलर से बना ले रहा हूं। ये है फूट लेयर, ये है फूट लेयर। ठीक, और ये जो फूट लेयर है, ये फूट लेयर जो है, इसके फूट लेयर है, ये भी डिसकंटीन्यूअस है। अब इसके बाद क्या है, बैकुलम है। तो बैकुलम जो है ये सबसे मजबूत लेयर है। एक्चुअल में बैकुलम जो है ये सबसे ज्यादा मजबूत लेयर है। बैकुलम कैसी है बेटा, ये सबसे अधिक मजबूत लेयर है। सबसे अधिक मजबूत लेयर क्या है, बैकुलम है। ठीक है, ये, और इसको थोड़ा इस तरह से मैं अलग प्रकार से बना देता हूं जिससे कि ये समझ में आए, है ना। तो ये आपको इतना डिटेल में कभी कोई बता नहीं पाएगा, है ना। ये जो है इस तरह से किसी एक बुक में ये नहीं मिलता, है ना। ये किसी एक पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, मैं जितना डिटेल में बता रहा हूं। ये क्या हो गई, बैकुलम है। ये सबसे मजबूत लेयर है। अभी अपन लिखेंगे कि ये किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, एक्साइन जो है सेल्यूलोज और स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। तो स्पोरोपोलिनिन एक्चुअल में किसमें होता है, बैकुलम में होता है। बैकुलम जो है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, इसलिए बैकुलम जो है सबसे मजबूत लेयर है, यह सबसे हार्ड लेयर है। ठीक है, और इसके बाद जो है, इसके बाद क्या होता है, टैक्टम होती है ना। टैक्टम जो है इसके बाहर टैक्टम होती है, और ये टैक्टम अपेक्षाकृत थोड़ा पतली होती है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। टैक्टम जो है बेटा वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये क्या है, ये इस तरह से ये टैक्टम हो गई, है ना, ये है टैक्टम। ठीक, तो ये देखिए इस तरह से ये पॉलन ग्रेन की वॉल है। ठीक है, तो बाहर वाली क्या है, इसको अपन कहते हैं टैक्टम। ठीक है, ये दूसरी क्या है, दूसरी है ये बैकुलम। दूसरी क्या है, बैकुलम है। तीसरी जो लेयर है वो क्या है बेटा, तीसरी है ये फूट लेयर है ना। और जो ये चौथी लेयर है ये एक्साइन की, ये क्या है, प्राइमेक्साइन। ठीक है, ये प्राइमेक्साइन है। और ये जो लेयर है, ये लेयर जो है ये क्या कहलाती है, ये सबसे अंदर की जो लेयर है इसको अपन क्या कहते हैं, ये कहलाती है इंटाइन। ये क्या है बेटा, ये है इंटाइन। ठीक है, ये इंटाइन है। ठीक, तो ये जो है ये पूरी की पूरी यहां तक की जो डिसकंटीन्यूअस है, इसको ये क्या है, ये यहां तक का ये पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये है एक्साइन। ठीक है, और यहां क्या है, ये ऐसे जर्मपोर है। ठीक है ना, ये अपन इस तरह से इनको बना सकते हैं। ये क्या है, ये जर्मपोर। ठीक, ये हो गया जर्मपोर, जर्मपोर हो गया ये। ठीक है, अब ये क्या है कि यहां जो निचला हिस्सा है ये छोटा पोर होता है, यहाँ पे छोटा पोर होता है जब पोरोरेट कहते हैं, है ना। और जब कालपोरेट कहते हैं तो ये लेंस के आकार का होगा, ये छोटा पोर होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये छोटे पोर है, ये अंदर की ओर छोटे पोर है। जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो इंटाइन इन्हीं पोर से क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है। यदि अकेला पोर है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि तीन है तो जो नीचे की ओर पोर होगा उससे इंटाइन बाहर आएगी और पॉलन ट्यूब बनाएगी, और जो ऊपर के दो होंगे उधर जर्मिनेशन नहीं होता है। ठीक है, और ये पॉलन ग्रेन है, उसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है ना। ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसका केंद्रक न्यूक्लियस, और ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक, तो इस तरह से क्या है कि ये, इसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन की संरचना। बात समझ में आ रही है ना।
ये जर्मपोर बन गए इस तरह से। और किसमें है जर्मपोर? केवल एग्जाइन में है। ठीक है, इसके बाद इंटाइन थोड़ा सा पढ़ लें, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बैकुलम है वो किसकी बनी हुई है बेटा? वो बनी हुई है स्पोरोपोलिनिन की। एग्जाइन की बैकुलम लेयर, बैकुलम है ना, बैकुलम लेयर, एग्जाइन की बैकुलम लेयर काहे की बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है ना। स्पोरोपोलिनिन की बैकुलम लेयर जो है वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और शेष सभी लेयर्स जो हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट इसी में लिख लेंगे शेष सभी लेयर किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की बनी होती हैं। सेलुलोज की बनी होती है। शेष सभी लेयर किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज की बनी होती है। बैकुलम जो है वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की बनी होती है। इसलिए क्या होती है? बैकुलम सबसे हार्ड लेयर है। बैकुलम कैसी है बेटा? हार्ड लेयर है। इसी के कारण क्या होता है? फॉसिल्स पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स जो पाए जाते हैं वो किसके कारण होते हैं? बैकुलम के कारण ही बनते हैं। ठीक है ना। तो एक आप और लिख सकते हैं, एक नोट और लिख लेंगे कि बैकुलम सबसे हार्ड लेयर है ना। बैकुलम सबसे हार्ड लेयर है ना। बैकुलम सबसे हार्ड लेयर है। इस लेयर के कारण पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल्स पाए जाते हैं। है ना, पाए जाते हैं। इसी लेयर के कारण पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि बैकुलम में क्या पाया जाता है? स्पोरोपोलिन पाया जाता है। स्पोरोपोलिन एक हार्ड मटेरियल है। इस कारण से बैकुलम जो है वो हार्ड लेयर होती है, और जो पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स हैं वो इसी लेयर के कारण पाए जाते हैं। इसलिए जो पैलिनोलॉजी है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन में उपयोगी है। तेल या पेट्रोलियम जो है उनकी खोज में ये उपयोगी है। तो क्या हो गया? ये एग्जाइन, इतना डिटेल में मैंने आपको एग्जाइन बता दिया। थोड़ा इंटाइन इनर लेयर है। इनर लेयर है। इंटाइन कैसी है? इनर लेयर है और पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। और पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इंटाइन एक इनर लेयर है और पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। मतलब पैक्टिन की बनी होती है और सेलुलोज की बनी होती है। वास्तव में जहां जर्मपोर होते हैं, जिस स्थान पर इंटाइन के सामने जर्मपोर होता है, उस स्थान पर एंजाइमेटिक प्रोटीन की प्लेट होती है। ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए। वास्तव में इंटाइन के जिस स्थान पर जर्मपोर होते हैं, जर्मपोर या एपर्चर होते हैं, है ना, जर्मपोर होते हैं। वास्तव में इंटाइन के जिस स्थान पर जर्मपोर होते हैं वहां एंजाइमेटिक प्रोटीन की प्लेट्स होती हैं। एंजाइमेटिक प्रोटीन की प्लेट्स या बेड्स, है ना। प्लेट्स या बेड्स कहीं कहीं पे लिखा रहता है। ठीक है, प्लेट या बेड्स होती हैं। ठीक है, प्लेट या बेड्स होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना है कि नेक्स्ट अपन क्या लिख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के दौरान पॉलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन के दौरान इंटाइन जर्मपोर से, है ना, इंटाइन जर्मपोर से पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर आती है। ठीक है, इंटाइन जो है वही लेयर क्या बनाती है? पॉलन ट्यूब बनाती है। अर्थात इंटाइन जो है, इंटाइन क्या बनाती है? पॉलन ट्यूब का निर्माण करती है। ठीक है,
अर्थात इंटाइन जो है वही पॉलन ट्यूब का निर्माण करती है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि एग्जाइम मैंने डिटेल में बहुत बता दिया और इंटाइन बता दिया। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की जो वॉल है वो अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नीट में और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पीएससी है उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।